Jai Hind aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. Article 148 of Indian Constitution, one of the most powerful authorities बनाता है, that is Comptroller and Auditor General of India. पूरी तरीके से जो कुछ भी पैसा पार्लियामेंट सैंक्शन करता है, क्या वो सच में उन्हीं रीजंस के लिए इस्तेमाल किया गया है? अकाउंट से रिलेटेड क्या कुछ इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है पार्लियामेंट के आगे वो रखा जाता है, जिसके तहत पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जवाबदारी पूछता है एग्जीक्यूटिव से। ये सब कुछ चीजें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हाथों ही होती है। तो आज के इस लेक्चर में चंद इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड आई कैन अश्योर यू कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो पूरे ए टू जेड जो आपके डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगे एज फार एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कंसर्न। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? इज दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उन्हें अपॉइंट करते हैं। नाम वैसे तो कैबिनेट सजेस्ट करता है, अपॉइंटमेंट पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों ही होती है। करेंटली 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो सर्व कर रहे हैं, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। The office of the Comptroller and Auditor General is established under which article of Indian Constitution? Article 148, Article 151, Article 149 या Article 150? And the correct answer is actually Article 148 of Indian Constitution. देखिए कई बार मैंने ये डिफरेंस आपको बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो हैं जो अपनी अथॉरिटी और पावर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेते हैं, किसी एक्ट या फिर किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या ऑर्डिनेंस से नहीं लेते। और इन ऑर्गेनाइजेशंस का या इन एजेंसीज का एस्टैब्लिश करना, प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली वर्क करना इतना ज़रूरी है कि बिना उनके इंडिया स्मूथली काम नहीं कर सकता। तो यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 315 द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 148। ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और इनका फ्री एंड फेयर काम करना ही हमारे इंडियन सिस्टम के लिए फ्री एंड फेयर काम करना बहुत ही जरूरी है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टली टू। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं अकाउंट्स को मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर प्रोफॉर्मा है, डेबिट क्रेडिट है, ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, बैलेंस शीट को मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन ऑडिटर की जब हम बात करते हैं तो ऑडिटर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। ऑडिटर उन मेंटेन किए हुए अकाउंट्स को क्रॉस चेक और वेरीफाई करता है। यानी कि मान लो कि पार्लियामेंट ने अगर बजट में किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के लिए चंद पैसे अलोकेट करके रखे हुए हैं, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बाय द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स को देखकर ये असर्टेन करता है कि हाँ भाई, पार्लियामेंट ने जो पैसा रखा हुआ था वो सच में खर्चा हुआ है या नहीं, कहाँ कहाँ पर हुआ है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नज़र में क्या ये सही था या गलत। यानी कि स्पेसिफिक इशू पर, स्कीम पर, प्रोग्राम पर इतना पैसा करना क्या वो सही था या गलत था, उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट से रिपोर्ट ऑडिटर जनरल यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो ये एनुअली हर साल इस तरीके के ऑडिट रिपोर्ट जो है वो किसे सबमिट किए जाते हैं, यही यहाँ पर सवाल है। सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तीसरा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चौथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए रिपोर्ट तो डिस्कशन नो डाउट पार्लियामेंट ही करता है लेकिन पहले ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की जाती है। हु इन टर्न शल बिकम द कॉज टू बी लेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के आगे प्रेसिडेंट ले जाकर इसे रखते हैं वहां पर ताकि डिस्कशन हो सके, लेकिन सबमिट जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही की जाती है। Which of the following statements about the Comptroller and Auditor General's term of office is correct? ध्यान से रखिएगा, टर्म के बारे में पूछ रहा है। The Comptroller and Auditor General serves a term of 5 years. The Comptroller and Auditor General serves a term of 6 years. The Comptroller and Auditor General terms serves until the age of 67 years. और Comptroller and Auditor General serves at the pleasure of the President. Pleasure of the President यानी कि जब तक प्रेसिडेंट खुश है, इनडायरेक्टली जब तक कैबिनेट उनसे खुश है तब तक। अब देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट तो नहीं है। अगर आप गवर्नर के पोजीशन के लिए भी कहेंगे तो मान सकते हैं, क्योंकि गवर्नर तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्लेजर है। अब यहाँ पर टेन्यूर की बात करूं तो टेन्यूर इज इधर 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। देखिए टर्म और टेन्यूर में भी बहुत फर्क है। टर्म कब तक करेंगे, टेन्यूर कहाँ तक कर सकते हैं, समझ गए? टर्म कितने साल तक करेंगे, टेन्यूर कितने साल तक कर सकते हैं।
तो 6 ईयर्स या तो उनका टर्म होगा या फिर टिल 65 ईयर्स ऑफ एज वो टेन्योर कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अगर वो 6 ईयर्स का कार्यकाल खत्म कर रहे हैं तो इमीडिएटली रिटायर हो जाएंगे, अगर नहीं 65 ईयर्स ऑफ एज टच करने तक भी अगर वो कंटिन्यू कर सकते हैं तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। सो 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। द ऑडिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट कंडक्टेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जहां कहीं पर भी सरकार का हाथ है वहां पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का हाथ होता है। लेट अस सी। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एब्सोल्युटली राइट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एब्सोल्युटली राइट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि हमारे जो सरकार के बड़े बड़े जो एंटिटीज हैं, चाहे वो ओएनजीसी हो गया, एलआईसी, ऐसे कई सारी इंपॉर्टेंट सी चीजें। और तीसरा है चौथा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। अब देखिए सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट, इवन सब्सटेंशियली भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर अपना पैसा भी लगा रहे हैं तो वहां पर भी जरूरत पड़े तो ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर द्वारा नहीं किया जाता। ये करने के लिए स्टेट मिशनरी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही काफी है, जो यहाँ पर नोडल एजेंसीज हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलता है। आपने कई बार सुना भी होगा डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर्स होते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिस जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट्स कंपाइल करके इमीडिएटली स्टेट लेवल पर अथॉरिटी को फॉरवर्ड करता है, जो कि इंडीड जाकर गवर्नर को सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट से भी रिलेटेड जो चीजें ऑडिट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर द्वारा, वो भी रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर के हाथ में ही जाती है। यानी कि सेंटर लेवल पर हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल पर हो तो गवर्नर के हाथ में इसे सौंपा जाता है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 सबसेक्शन 2, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों नो डाउट ऑथराइजेशन पार्लियामेंट से ही मिलता है। सो पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन जहां कहीं पर भी हो वहां पर हमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में देखने को मिलता ही है। सो चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्यों ना हो, कंटिजेंसी फंड ऑफ क्यों ना हो, या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी क्यों ना हो, ये सभी के सभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही ऑडिट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सी चीज भी मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी खर्चा, चाहे वो सैलरी हो, पेंशन हो, स्टाफ एम्प्लॉयज वगैरह के सैलरीज पेंशन भी हो, ये सब कुछ खर्चा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर ही चार्ज करते हैं। अगर आपको पता हो तो जो कुछ भी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो वोटेबल नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट उन्हें डिस्कस नहीं कर सकता, बस उन्हें खामोशी से एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब ये वांटेडली ही इतना इंडिपेंडेंस दिया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, ताकि उस पोजीशन की, उस अथॉरिटी की गरिमा इसी तरीके से बनाई रखी जा सके। सो डी इज द राइट आंसर। The report of Comptroller and Auditor General is laid before the Parliament along with President's address, Governor's address, Prime Minister's address या Speaker's address। पार्लियामेंट कहा गया है तो नो डाउट अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट सबमिट करेंगे और प्रेसिडेंट जाके उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के आगे रखेंगे। सो अलोंग विद प्रेसिडेंट्स एड्रेस द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल बी लेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। वही अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, आप गवर्नर्स एड्रेस वहां पर लिखेंगे। So A is the right answer. Who among the following can remove the Comptroller and Auditor General from office? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। President of India, Prime Minister of India, Chief Justice of India, none of the above। अगर none of the above में Parliament of India ऑप्शन में होता तो आप क्या करते? कंफ्यूज हो गए ना। लेकिन यहाँ पर भी आंसर दरअसल हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखेंगे। अब देखिए मैंने जैसा कहा कि आर्टिकल 148 डायरेक्टली एक अथॉरिटी बनाने की कोशिश करता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की कोशिश करता है जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बताया कि किस लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सिस्टम स्मूथली वर्क करे इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को इतना प्रोमिनेंस दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि इनका रिमूवल भी टफ होना चाहिए, वरना होगा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के विम्स एंड डिजायर्स के हिसाब से यहाँ पर अथॉरिटीज को चेंज करते जा सकते हैं। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पोजीशन की गरिमा को ऐसे ही मेंटेन करने के लिए उन्हें रिमूवल के सेफगार्ड्स भी बहुत ही अच्छे दिए जा चुके हुए। इतना आसानी से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव नहीं किया जा सकता। अब देखिए अगर वो रिटायर हो रहे हैं, नो डाउट ही विल वेकेट हिज ऑफिस। अगर वो रिजाइन भी कर रहे हैं, उनकी डेथ हो चुकी हुई है, इन दैट केसेस नो डाउट ये तो नेचुरल सी चीजें हैं, वहां पर ऑफिस ऑलरेडी वेकेट हो जाएगी। लेकिन अगर उन्हें रिमूव करना हो, रिमूव करने के लिए प्रोसेस वैसा ही है जैसा कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के लिए फॉलो करते हैं।
रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस में आना चाहिए, राज्यसभा एंड लोकसभा, और वहां पर रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी के पास होना चाहिए। और जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ जब रेजोल्यूशन पास होता है, तब जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपनी मोहर लगाते हैं, एंड देन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विल स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। सो ए इज द राइट आंसर, और ये वांटेडली ही प्रोसीजर इतना टफ रखा गया है। The Comptroller and Auditor General submits reports related to the accounts of Union to the President, who shall cause them to be laid before Supreme Court, Lok Sabha, Parliament and the Prime Minister's Office। हड़बड़ा कर कई बार हम लोकसभा लिख देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोअर हाउस है, पावरफुल सा हाउस है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के आगे रखा जाता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। इंडिविजुअली प्रेसिडेंट शैल बी द कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के आगे इंडिपेंडेंटली इन रिपोर्ट्स को रखा जाता है ताकि उसका स्क्रूटिनी कर सके। Which article empowers the Comptroller and Auditor General to audit the accounts of Union and the states? Article 142, 144, 146 या 148? There shall be the office of Comptroller and Auditor General, no doubt, Article 148। लेकिन एक और आर्टिकल की बात यहाँ पर करना है, आर्टिकल 150 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही वो आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को ताकीद देता है कि आप पूरे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को प्रोफार्मा सजेस्ट करेंगे। प्रोफार्मा कौन सा, किस प्रोफार्मे पर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, व्हाट विल बी द फॉर्मेट फॉर अकाउंट मेंटेनिंग, एंड दे शैल बी डन ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी कि इनडायरेक्टली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए कहेंगे अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, आपको उसी फॉर्मेट को ही फॉलो करना पड़ेगा। एंड इंडीड प्रेसिडेंट उसी फॉर्मेट को पूरे स्टेट और सेंटर में सर्कुलेट करते हैं और उसी में मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वही है जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड हमें देखने को मिलते हैं, एंड वो भी अपने पास आर्टिकल 150 द्वारा इनडायरेक्टली लेते हैं। डायरेक्ट रेफरेंस तो अकाउंटेंट जनरल का नहीं है, ऑडिटर जनरल का है 148। अकाउंटेंट जनरल जो है वो आर्टिकल 150 से अपना पावर लेते हैं, लेकिन उनका रेफरेंस यहाँ पर डायरेक्टली हमें देखने को नहीं मिलता। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स रिपोर्ट आर एग्जामिन्ड बाई, ये तो अच्छी चीज है ना कि प्रेसिडेंट लेते हैं, पार्लियामेंट के आगे रखते हैं, लेकिन एग्जामिन कौन करता है क्लोजली? इज दैट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन? खुद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। विजिलेंस कमीशन का लेना देना इनसे नहीं है, करप्शन से रिलेटेड केसेस से डील करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सरकार का ही तो रिपोर्ट कार्ड काटने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज एक्चुअली द पार्लियामेंट जो इनडायरेक्टली पब्लिक अकाउंट कमेटी की मदद से एग्जीक्यूटिव पर अपना दबदबा या फिर अपनी पकड़ जमाए रखने की कोशिश करता है। सो नो डाउट वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। सो 22 मेंबर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से आते हैं। अब ये लोग जो है वो विद इन द पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच ही उन्हें इलेक्ट करके भेजा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन्हें यहाँ पर लाया जाता है, और सभी पार्टीज को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। 1 साल के लिए मेंबर्स को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है, और कोई भी मंत्री जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर नहीं बनेगा। दरअसल यही वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पूरे रिपोर्ट्स को लेता है, बैठकर ए टू जेड उन्हें खंगालता है, देखता है कि खर्चा कहाँ पर हुआ, किस स्कीम पर हुआ, कितना हुआ, क्या वो ज़रूरी था। और यहाँ पर एक और बात भी हमें जाननी बहुत ही अच्छी है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, डिस्कशन में भाग भी ले सकते हैं, और नो डाउट बिना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पार्टिसिपेशन के ये सभी रिपोर्ट्स हैं वो ना मीनिंगलेस होंगी। तो हर हाल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बुलाते हैं और उनका सजेशन ज़रूर लेते हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट हैज, रिटायर होने के बाद फर्दर कौन सी ऑफिस के लिए वो एलिजिबल है? ऑडिटर जनरल, डिप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। यूपीएससी के टाइम में भी हमने डिस्कस किया हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टाइम में भी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर भी वही कहेंगे कि फर्दर ऑफिस के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब देखिए ये पोजीशन की गरिमा बनाने रखने के लिए हमने ये रूल एंड रेगुलेशन रखा हुआ है कि एक बार अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन के वो रिटायर होते हैं तो बाद उसके किसी भी सरकारी जॉब या किसी भी सरकारी अपॉइंटमेंट में उन्हें नहीं लिया जा सकता। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। द परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्टेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एग्जामिन्स, जो हर साल परफॉर्मेंस ऑडिट होती है काग द्वारा, वो किस चीज़ को एग्जामिन करने की कोशिश करता है?
इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज, लीगल कंप्लायंस ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज, डी नन ऑफ द अबव। अब देखिए लीगल कंप्लायंस देखना ये काग का काम नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, कितनी इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ वो काम कर रहे हैं, और क्या इकोनॉमी उनकी सही है। अभी तो मैं सिंस द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आपको बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट सा चीज जो ऑडिटर करता है वो क्या है, वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, अकाउंट्स को क्रॉस चेक करता है, रीवेरीफाई करता है, देखता है कि भाई जो पैसा तुम लगा रहे हो क्या सच में इतना जरूरी था, क्या सच में आपको यहाँ पर इतना पैसा लगाना था। यानी कि वो अपनी सोच यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। So no doubt he examines the economy, efficiency and effectiveness of the government program when he is looking at the performance audit. First Comptroller and Auditor General of Independent India. Independent India वैसे तो ब्रिटिश की लेगेसी है इवन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था तब पहली बार हमारे ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया गया था, एंड सिंस देन वी हैव बीन फॉलोइंग। सो इंडिपेंडेंस आने के बाद कौन थे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? इज दैट वी नरहरि राव, वी एन कोठारी, CHK Rao और AK Chanda, and the correct answer is actually V. Narahari Rao became the first Auditor General of India. So no doubt 1948 से 1954 उनका कार्यकाल था। उसके बाद AK चंदा जी आए यहाँ पर, एंड करेंटली इट इज 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज GC Murmu. The Comptroller and Auditor General has authority to audit the accounts of state government, union territories, both A and B, none of the above. Apart from central government, state government, union territories के भी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मेंटेन करता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, सिर्फ सेंटर या स्टेट नहीं, इवन यूनियन टेरिटरीज के भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही मेंटेन करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज टू, सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, प्रिपेयर एनुअल बजट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी? ऑडिट द अकाउंट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एज एब्सोल्युटली राइट। इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी इसका काम नहीं है। कंडक्ट इलेक्शंस, भाई इलेक्शंस कंडक्ट करना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं यहाँ पर, और एनुअल बजट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। सो ऑडिट करना अकाउंट जो कुछ भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑडिट एक्सटेंड्स टू, कहाँ कहाँ तक? अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब देखिए हर कॉर्पोरेट कंपनी में ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, अगर नहीं भी हो तो वह किसी एक्सटर्नल ऑडिटर की मदद से, कई सारे ऑडिटिंग फर्म्स हमें मिल जाएंगे तो उनकी मदद से वो अपना ऑडिट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी प्राइवेट कंपनीज की नहीं दी गई है काग को, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज जो होंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कॉर्पोरेशंस, उन्हीं का ऑडिट जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। द काग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, बहुत अच्छी चीज है, द प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर और द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कई लोग हड़बड़ा के लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, दरअसल सच बताएं तो कैबिनेट होता है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, तो वो लोग नाम यहाँ पर क्लियर करते हैं और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट नाम को फॉरवर्ड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नाम को फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, एंड इंडीड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर हिज हैंड वारंट एंड सील वो वहां पर उन्हें अपॉइंट करते हैं एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। The first Comptroller and Auditor General of Independent India assumed office in the year 1947, 48, 50 और 52। देखिए वैसे तो 1948 से ही नरहरि राव जी के बारे में हमने देखा हुआ है, लेकिन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 को ही अडॉप्ट किया तो यहाँ पर 1950 को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद ही तो आर्टिकल 148 द्वारा पावर लिया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कि भाई अब से इंडिपेंडेंट इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आप हैं। So C is the right answer for this. Which of the following is not a type of audit conducted by Comptroller and Auditor General? Financial audit, performance audit, social audit और compliance audit? परफॉर्मेंस ऑडिट का तो अभी हमने देखा, जानना कि कितनी एफिशिएंसी, इकोनॉमी है, कितनी इफेक्टेबिलिटी है गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह की। फाइनेंशियल ऑडिट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट सा पर्पस है, अकाउंट्स को देखना और फाइनेंस मेंटेन करना, कहना कि कहाँ पर खर्चा ज़्यादा करना है, कम करना है। कंप्लायंस ऑडिट, जितना पैसा दिया जा रहा है क्या उतना ही कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा किया जा रहा है, अगर कम भी कर रहे हैं तो क्यों कम कर रहे हैं जितना दिया हुआ है उससे। सो अल्टीमेटली इट इज़ अ सोशल ऑडिट जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं करता, क्योंकि सोशल पॉलिसी से रिलेटेड है, कितना इम्पैक्ट वगैरह हमें समाज पर देखने को मिल रहा है
उससे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कुछ लेना देना नहीं है। स्ट्रेट अवे वो बस ऑडिट करते हैं, अपना नज़रिया देते हैं, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, खत्म। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर डिटरमाइंड बाई, अभी मैंने कहा कि वो चार्जड एक्सपेंडिचर है, यानी कि डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर ही चार्ज होता है और कुछ भी वहाँ पर घटाना बढ़ाना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और पार्लियामेंट भी उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो डिस्कस नहीं कर सकती। लेकिन ये सैलरी और अलाउंस जो है वो काका कौन डिटरमाइन करता है? इज दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? देखिए टर्म्स वगैरह हो तो नो डाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, लेकिन सैलरी और अलाउंस वगैरह की चीज़ें हैं ये सभी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब जब जरूरत पड़ेगी रेजोल्यूशंस लाए जाएंगे, वहां पर पास करवा दिए जाएंगे। सो पार्लियामेंट इज एक्चुअली हायर अथॉरिटी इन दिस कंसर्न। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज? अगेन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कॉर्पोरेशंस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इवन सब्सटेंशियली भी ओन किए जाए हों, टोटली ना सही सब्सटेंशियली भी, वहां पर भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जा सकता है। यूनियन टेरिटरीज के अकाउंट्स हो, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स हो, देखिए अभी मैंने आपको कहा कि म्यूनिसपैलिटीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टच नहीं करता, लेकिन लेकिन चंद एक्सेप्शनल केसेस में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें रिक्वेस्ट करें कि भाई किसी एक स्पेसिफिक पंचायत का, किसी एक स्पेसिफिक म्यूनिसपैलिटी का भी तुम कर दो, तो वहां पर भी वो कर सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि किन किन इंस्टीट्यूशंस के करीब वो जाएंगे। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल प्रिपेयर्स द ऑडिट रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक्ट 1971, इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860, कंपनीज एक्ट 2013 और नन ऑफ द अबव। एब्सोल्युटली इट इज ए ओनली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स एक्ट 1971। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रीफली हमें 148, 149, 150, 151 में हमें चंद इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन, उनके फंक्शंस वगैरह दिए गए हैं, लेकिन ए टू जेड जो कुछ भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड है वो सब कुछ हमें 1971 के इस एक्ट में ही देखने को मिलते हैं। प्रोसीजर हो, टर्म हो, टेन्यूर हो, ए टू जेड सभी चीजें इसी एक्ट द्वारा ही हमें देखने को मिलती हैं। द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑडिट इज टू, इतना बड़ा इंडिपेंडेंट सा ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी अथॉरिटी हमने रखी हुई है, उसका मेन पर्पस क्या है? The government's compliance with laws and regulations, the government's profitability, the government's popularity, the government control over private enterprises. And the correct answer is actually सरकार कितना compliance में है laws and regulations को लेकर, वही है ना। पार्लियामेंट ने मान लो डिजिटल इंडिया पर अगर 500 रुपए करोड़ का अगर खर्चा करने का परमिशन दिया हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव या कंसर्न मिनिस्ट्री कितना सीरियस है उसे लेकर, क्या वो 500 रुपए ही खर्चा कर रहे हैं, 500 करोड़ ही खर्चा कर रहे हैं, उससे कम कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा कर रहे हैं? कम कर रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक रीजंस, ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके भी स्पेसिफिक से रीजंस। सरकार की प्रॉफिटेबिलिटी देखना ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम नहीं है। सरकार की पॉपुलैरिटी भी देखना ये उसका भी काम नहीं है। और प्राइवेट एंटिटीज पर कंट्रोल सरकार रखेगी क्यों? अगर रखेगी भी तो थ्रू द रेगुलेटिंग बॉडीज होंगे, जस्ट लाइक हम सेबी की बात करते हैं, ट्राई की जब हम बात करते हैं, तो थ्रू दैट प्राइवेट एंटिटीज पर वो अपनी पकड़ रख सकते हैं, डायरेक्टली तो यहाँ पर रखा नहीं जा सकता। सो ए इज द राइट आंसर कि सरकार कितने कंप्लायंस फॉलो कर रही है एज फार एज लॉस एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न। Who of the following is current Comptroller and Auditor General of India? Is that G.C. Murmu, V.N. Kothari, C.H.K. Raju और राव और A.K. Chanda? And the correct answer is of course गिरीश चंद्र मुर्मू जी। 14 अब तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स आ चुके हुए हैं एंड ही इज करेंटली द 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनने से पहले जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी नई नई बनाई हुई थी, रिमेंबर धारा 370 जब हमने काटी हुई थी 2019 में, सो इमीडिएटली पहले यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिeutenant गवर्नर बने हुए थे जीसी मुर्मू जी, और टिल 6 अगस्त 2020 उन्होंने उस कार्यकाल को संभाला एंड आफ्टर दैट ही बिकेम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दरअसल बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं वो 1985 बैच के, और जब गुजरात, दरअसल उनका काडर गुजरात है, तो जब वो गुजरात में काम कर रहे थे तो करेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरह भी उन्होंने काम किया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट भी आप कह सकते हैं कि इतना हाई प्रोफाइल जॉब जो है, ऑलरेडी वो इनॉग्रल लेफ्टिनेंट जनरल बने हुए थे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, और बाद में जाकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो बने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग इसी साल नवंबर के महीने तक उनका कार्यकाल है और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। ही विल बी टचिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स। सो ये थी चंद इंपॉर्टेंट सी बातें आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में जाननी थी। चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करके हमने ये सभी डाउट्स क्लैरिफाई किए हुए हैं।
Meet you in the next lecture. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।